हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। आज बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग डे था वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। सिक्स सिक्स कंट्रीज टेस्ट मैचेस खेल रही हैं और इस लिस्ट में अब आपके साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए हैं और इंग्लैंड और पाकिस्तान भी शामिल हो गए हैं, जिनका आज फर्स्ट थर्ड टेस्ट का इंग्लैंड और पाकिस्तान का थर्ड टेस्ट का डे वन था और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट डे वन था। वहीं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में फर्स्ट टेस्ट का आज डे फोर था, जहां पर इंडिया को आज ये मैच जीत लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन पिच बहुत ही फ्लैटन आउट हो चुकी है और बैटिंग के लिए बहुत ही अनुकूल और बहुत ही बैटिंग पैराडाइज होती चली जा रही है। और जैसे जैसे ये पिच आगे बढ़ रही है उसी तरीके से ये बहुत ही मतलब खेलने के लिए बहुत आसान हो रही है बैट्समैन के लिए। साकिब अल हसन ने भी टॉस जब जीता था तो यही बात कही थी कि अगर ये टेस्ट मैच फिफ्थ डे पे भी जाता है तो भी वहां पे बैटिंग करने का बहुत ही अच्छा मौका होगा और फिफ्थ डे में भी बैट्समैन को यहाँ पर इंजॉय करेंगे बैटिंग करते हुए। तो सभी के ऊपर बात करेंगे। दो और न्यूज बड़ी आ रही है निकल करके कि रमीज राजा हो सकता है कि वो उनको अब पीसीबी की जो चेयरमैन या जो हेड पोजीशन है वहां से उनको सैक किया जाएगा और नजम सेठी जो उनके एक्स पीसीबी चेयरमैन थे उनको अब वापस लाएगी रिजीम, जो भी पाकिस्तान के भी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है शहबाज शरीफ की जो पीएम वाली पार्टी है उसके तहत। और दूसरी जो खबर आ रही है कि इंडिया माइट लूज द होस्टिंग राइट्स ऑफ 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। हम दोनों के बारे में इन डेप्थ डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले जो आज क्रिकेट के ऊपर बातें करनी है उस पर हम बात करते हैं। तो जब चौथा दिन का खेल शुरू हुआ तो आपका बांग्लादेश 42-43 रन पे 0 विकेट था। अच्छी रेजिस्टेंस दिखा रहे थे दोनों ही ओपनर्स आपके, चाहे वो आपके जाकिर हुसैन हो या फिर आपके सैंटो हो। सैंटो ने अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया और एक स्टैम्प अथॉरिटी शो किया कि हम लोग इस विकेट पे अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, और दोनों ने ही मिलकर के मोर देन 100 रन की पार्टनरशिप लगा दी। और एक समय पे ऐसा लग रहा था कि ये पिच पर विकेट लेना बहुत मुश्किल होगा। एक दो मौके भी मिले लेकिन वो क्लोज इन थे और एलबीडब्ल्यू आउट्स थे या फिर आपके रनआउट्स के मौके मिले, बट वो ग्रैब नहीं कर पाई इंडियन टीम। लेकिन उसके बावजूद बैटिंग बहुत अच्छी हुई उनकी। लेकिन इंडियन टीम जानती थी कि इस पिच पे एक विकेट गिरेंगे तो आपको गुच्छे में यहाँ पे विकेट मिलेगी, दो तीन करके। तो वो पेशेंटली बॉलिंग अच्छी करती थी। स्पेशली आज के जो हीरो थे मेरे लिए वो उमेश यादव थे। उमेश यादव ने यहाँ पे बहुत ही तगड़ी और बहुत ही नपी तुली और पैनी बॉलिंग की है उन्होंने। हाफ चांसेस बहुत सारे क्रिएट कराए उन्होंने। और जो आज दिन का जो पहला विकेट था वो उन्होंने आपके सांतो का उन्होंने ही दिलवाया। ऑलमोस्ट वो कैच छिटक करके विराट कोहली के से छिटक करके ग्राउंडेड होने ही वाला था, लेकिन वहां पर ऋषभ पंत की ब्रिलियंट प्रेजेंस ऑफ माइंड या ब्रिलियंस ब्रिलियंस अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस जो थी वो इतनी धमाकेदार थी कि उस कैच को उन्होंने लपक लिया और इंडिया को एक विकेट जब मिल गई तो उसके बाद फिर इंडिया चढ़ करके बॉलिंग करने आई। और लंच के पहले ये दोनों बॉलर्स आपके अक्षर पटेल और उमेश यादव, ये दोनों ही बहुत ही कमाल की बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा था। लेकिन लंच के बाद इन दोनों ने विकेट के पत्ते खोल दिए। एक विकेट आपको उमेश यादव ने पहला विकेट लिया, उसके बाद तो फिर अक्षर पटेल ने लाइन लगा दी। तीन विकेट एक करके उन्होंने निकाले। और एक समय पे जहां पर बांग्लादेश 130 फॉर 0 विकेट था, वहां पर वो दिन खत्म होते तो 272 पे 6 विकेट गिर गया है। अभी क्रिच पे साकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज, हमें भूलना नहीं चाहिए कि मेहंदी हसन मिराज इंडिया के खिलाफ बहुत ही तगड़ी प्राइम फॉर्म पे हैं। ऑलमोस्ट वो 2-3 ओडीआई उनको जितवा चुके हैं और इसके बाद टेस्ट मैच में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे चुके हैं। मेहंदी हसन मिराज ऑलरेडी फर्स्ट इनिंग में उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की थी। तो ये हमें कल का जब दिन शुरू होगा पांचवा दिन, तो हमको ये दोनों में से एक का विकेट निकालना बहुत जरूरी है जल्द जल्द से जल्द, ताकि टेल एंडर शुरू हो और उसके बाद इंडिया अपना क्विकली स्टैम्प अथॉरिटी करे। इंडिया ऑलमोस्ट ये मैच जीत चुकी है। यहाँ से अगर बांग्लादेश कुछ भी करती है तो वो मिरेकल ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश को अभी भी 241 रनों की आवश्यकता है, जो कि बनाए जा सकते हैं इस पिच पर अगर वो खड़े हो गए। इनको कम से कम 100 रन की पार्टनरशिप इन दोनों को करनी होगी और मेजॉरिटी ऑफ द रन्स इन दोनों को ही बनाने होंगे, तभी बांग्लादेश का चांस है, एक आउटसाइड चांस है कि वो इस मैच को जीत सकता है। वरना आपके पास इंडियन टीम के पास बॉलिंग की कोई कमी नहीं है, चाहे वो अश्विन हो चाहे वो कुलदीप यादव हो। आज कुलदीप यादव ने भी एक विकेट लिया और अश्विन ने भी एक विकेट लिया और उमेश यादव ने भी एक विकेट लिया और अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिया। तो टोटल इस तरीके से 6 विकेट निकाले हैं इंडियन टीम ने। सिराज यहाँ पर अनलकी हुए और सिराज को उनको वहां पर कोई विकेट नहीं मिला।
लेकिन सिराज ने जो बॉलिंग की है, जो चैनल बॉलिंग की है और विकेट टू विकेट, इस पिच पे जो विकेट टू विकेट बॉलिंग करेगा उसको ही मदद है, बाकी कुछ भी मदद नहीं है यहाँ पर पेसर को। तो सिराज जिस तरीके के गेंदबाज है ना, वो अटैकिंग और आक्रामक बॉलर है, तो वो हिट द डेक हार्ड बॉलर है। और उमेश यादव का भी उसी तरीके से है कि वो हिट द डेक हार्ड आते हैं और चांसेस क्रिएट करते हैं, कुछ रफ में बॉलिंग करके, कुछ आगे आपको ड्राइव खिलवा करके, या फिर कुछ स्लोअर वंस बॉल डाल करके। तो ये कुछ ना कुछ ये करते, हॉट एंड हैपनिंग होते रहती है इनकी बॉलिंग पे। अगर आप इनको देखेंगे, जो इंडियन टीम ने पहली सेशन में जो गलती की, वो थोड़ा सा लेंथ वो बहुत पीछे की तरफ कर रहे थे, लेकिन इस पिच पर आपको लेंथ आगे डालना होगा, तभी वो विकेट इंड्यूस होगा, या तभी वो विकेट के लिए रन के लिए जाएंगे और अपना विकेट थ्रो अवे करेंगे। वरना अगर वो आप उसको उनको थोड़ा शॉर्ट खिलाते रहेंगे, तो वो ये पिच उस तरीके का नहीं है कि उस लेंथ से बॉल सीम होगा या स्विंग होगा या वहां से डिविएट करेगा। एक आध बॉल अप एंड डाउन लो बाउंस हो सकता है, क्योंकि फिफ्थ डे का पिच होगा और सब कॉन्टिनेंट में फिफ्थ डे का पिच आपको पता ही है किस तरीके से होता है। कहीं पे भी अप्स एंड कहीं पे भी डाउन्स हो सकते हैं, क्रैक ड्यू टू क्रैक्स। तो कल का दिन अक्षर पटेल और कुलदीप यादव इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यही दोनों मुझे लगते हैं कि कल ये जो 4 विकेट है ये इन दोनों में ही डिवाइड होगा और इंडियन टीम ये मैच आराम से 200 प्लस रन से या फिर 150 प्लस रन से ये मैच जीत जाएगी। वहीं अब बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, सॉरी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो थर्ड टेस्ट चालू हुआ है। तो उसमें जब टॉस आपके बाबर आजम ने जीता और टॉस जीत करके उन्होंने बैटिंग का फैसला लिया, पिच बहुत ही फ्लैट थी, प्लेसिड थी और बैटिंग के लिए पूरी अनुकूल थी। लेकिन पाकिस्तान क्विक 2 विकेट्स वहां पे उनके गिरते हैं, बैटिंग करने आते हैं। तो टीम कॉम्बिनेशन आज पाकिस्तान का इस तरीके से था कि असद सफीक थे, उनके बाद साद मसूद थे, इमाम उल हक को ड्रॉप किया, मतलब ड्रॉप नहीं, रेस्ट किया कराया गया। थर्ड नंबर पे अजहर अली आए, फोर्थ नंबर पे बाबर थे, फिफ्थ नंबर पे रिजवान थे, सिक्स नंबर पे आपके पास सलमान अली आगा थे, सेवंथ नंबर पे आपके पास फहीम अशरफ थे, एट नंबर पे इस तरीके से बैटिंग ऑर्डर उनकी चल रही थी। नुमान अली थे, नुमान अली के बाद आपके पास मोहम्मद वसीम थे और अबरार अहमद थे। तो ये बैटिंग ऑर्डर जब चल रही थी, साउथ शकील मैं नाम लेना भूल गया, लेकिन साउथ शकील भी इस टीम का हिस्सा थे। तो बैटिंग वाइज बहुत ही स्ट्रांग टीम थी पाकिस्तान, लेकिन बॉलिंग में उनका वो पैनापन नजर नहीं आ रहा था, अपार्ट फ्रॉम अबरार अहमद। उसके इनके अलावा किसी में भी वो जान, वो दम नहीं नजर आ रहा था। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव जो है वो लूज किया। पहले तो 2 विकेट जो गिर गए वो वहां पर इनिशिएट लूज हुआ। उसके बाद अजहर अली और आपके बाबर आजम के बीच में एक अच्छा पार्टनरशिप बना, ऑलमोस्ट 117 116 रन के आसपास 2 विकेट तक लेकर के गए वो। वहां पर ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान यहाँ पर इस डे को आज अपने नाम पे करेगा, लेकिन वहां पर अजहर अली अनलक्की साबित हुए, हुक कर रहे थे, मतलब पुल कर रहे थे और बैट का निचला हिस्सा लग करके लेग साइड में गया और कीपर ने उसको कैच को लपक लिया। तो यहाँ पर एक इनिशिएट जो होता है पाकिस्तान का, उन्होंने वो लूज किया, जिसकी वजह से वो 400 450 प्लस का टारगेट वहां पर उन्होंने जा नहीं पाए। उसके बाद तीसरा डाउन होने के बाद साउथ शकील आते हैं। साउथ शकील को बहुत परेशान किया इंग्लैंड के 18 साल के जो नए स्पिनर आए हैं, लेग स्पिनर रेहान अहमद। तो उन्होंने बहुत परेशान किया, स्पेशली लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट पे वो बहुत ही घातक बॉलिंग कर रहे थे। मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंडर के लिए वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं जब लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट में बॉलिंग करने आते हैं, क्योंकि उनका जो पैनापन दिखता है, जो गुगली फेंकते हैं, जो शार्प लेग 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 कटर होते हैं या लेग स्पिन होती है, वो बहुत ही जबरदस्त होती है। और जो जो एरिया में वो पिच होती है, वहां से बैट्समैन को एक डाउट होता है कि ये हम फॉरवर्ड खेलें या बैकवर्ड खेलें। तो वहां पर पहला जो साउथ शकील का उन्होंने विकेट लिया अपना कैरियर का आगाज करते हुए, तो पहला बॉल उन्होंने गुगली फेंका, गुगली में वो बीट हुए। उसका तो उन्होंने लेग स्पिन फेंका और शार्प लेग स्पिन हुई, इनसाइड एज हुआ और ऑली पोप ने उसे जबरदस्त कैच वहां पर लपक लिया। एक बार थर्ड अंपायर की तरफ भी वो डिसीजन गया था कि वो कैच उन्होंने लिया है कि नहीं लिया, लेकिन इंग्लैंड ने कोई गलती नहीं की थी यहाँ पर और शार्प कैच था वो। उसके बाद तो फिर विकेट की लाइन लग जाती है, 7th विकेट तक पाकिस्तान, मतलब 240 रन के आसपास 7 विकेट गिर जाती है पाकिस्तान के। बाबर आजम ने कुछ अच्छे रन स्ट्रोक जरूर खेले, 70 72 रन पे खेल रहे थे, लेकिन वो अनलकी रहे कि वो रन आउट हो गए। कॉल्स मुझे समझ में नहीं आया कि यार टेस्ट मैच में 1 रन के लिए क्या ये आप बेवकूफी कर रहे हैं और अपना विकेट थ्रो अवे कर रहे हैं। यहाँ पर आपको विकेट को देख करके खेलना है और कॉल्स जो हैं वो आपको प्रॉपर होने चाहिए। मैंने एक चीज और नोटिस किया कि जब वो रनिंग कर रहे थे ना, तो वो 2-3 बार स्टटर हुए, 2-3 बार वहां पर हाँ नहीं और उसमें टाइम निकल गई। वो एक बार और अनलकी साबित होते
क्योंकि जो बेन फॉक्स है, जो इंग्लैंड के कैप्टन, इंग्लैंड के कीपर जो है, उन्होंने एक गिल्ली अपने दूसरे हाथ से निकाल दी थी, जबकि बॉल उनके हाथ में नहीं था। लेकिन रूल्स जो आजकल नए बन गए हैं कि अगर दोनों गिल्ली गिरेंगी तभी आपको विकेट को उखाड़ने होंगे। अगर एक गिल्ली है वहां पर, तब भी आप उस दूसरे स्टंप को अगर आप गिरा देते हैं तो वो अगर, और बैट्समैन जो है वो क्रीज के शॉट है, तो वो रनआउट कहलाएंगे। तो उसी रूल के तहत आपके बाबर आजम रन आउट होते हैं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान लगता है कि 250 260 तक सिमट जाएगी। लेकिन वहां पर नुमान अली और सलमान अली आगा ने थोड़ी रनों की तेजी बढ़ाई, और स्पेशली नुमान अली ने कुछ आते ही हार्ड हिटिंग शॉट्स के लिए कुछ 25 रन उन्होंने बनाए, और वो टीम को 380 375 तक लेकर के गए। उसके बाद फिर वो रैश शॉट खेल करके, शॉट्स टू में नहीं उन्होंने वो खेल रहे थे, और वो आपके मिड विकेट पे आउट हो जाते हैं। लेकिन मैं उनकी गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि ही इज नॉट अ बैट्समैन यार। उन्होंने जो रन बना दिए वो बोनस है पाकिस्तान के लिए। तो उन्होंने ये इंश्योर कराया, और सलमान अली आगा ने, कि पाकिस्तान एटलीस्ट 300 के ऊपर जाए। तो 300 के पास जब पहुंची, सलमान अली आगा ने अपना 50 रन भी बना लिया था। उसके बाद फिर सलमान अली ने अपना विकेट थ्रो अवे कर दिया, और टीम को टोटल 304 तक वो लेकर के गए। और 304 पे पाकिस्तान, इस पिच के हिसाब से मैं देखूं तो ये बुरी रन नहीं है। मैं आज बता दूं कि 304 रन, क्योंकि पिच में स्पिन बहुत हो रहा है। डे 1 पे अगर ये स्पिन हो रहा है, तो डे 2 डे 3 पे और होगा। और वहां पर अबरार अहमद और नुमान अली, ये दोनों घातक साबित हो सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। तो अगर कल इंग्लैंड को यहाँ पर ओली पोप और जो रूट, ये दो बैट्समैन पे मैं बैंकिंग करूंगा कि ये दो अगर खड़े हो गए, तो फिर इंग्लैंड लीड यहाँ पर ले जाएगी। और अगर इंग्लैंड 400 रन 450 रन मार देती है, तो फिर पाकिस्तान को इस मैच को जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और पाकिस्तान 3-0 से व्हाइट वॉश भी हो सकती है, या फिर ये ड्रॉ के लिए होगा। अगर कल इंग्लैंड 200 250 रन पर अगर बुक हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान का चांस है कि वो 300 350 रन सेकेंड इनिंग में स्कोर करें, और प्लस 50 रन की जो लीड है होगी उनके पास, वो कंसीड करें। और 350 पौने 400 का टारगेट इंग्लैंड को देती है। तो इस पिच पे 400 पौने 400 रन बनाना बहुत मुश्किल होगा, चाहे वो कितनी भी बेसबॉल क्रिकेट खेल ले या कुछ भी खेल ले। तो ये जो मैच है, ये मैं अभी बोलूंगा कि ये ऑलमोस्ट 55-50 पे है। अगर कल का पहला दिन 1-2 घंटा अगर ओली पोप और बेन डकेट गुजार जाते हैं, और जिस अंदाज में वो खेलते, उस अंदाज में वो खेलते चले गए, तो फिर इंग्लैंड अनस्टॉपेबल हो जाएगी। और अगर 2-3 विकेट कल गिर जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा, और फिर इनिशिएट यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर वो आ सकता है। इंग्लैंड की तरफ से आज 4 विकेट जैक लीच ने लिए। ही इज द पोटेंट अटैक इन दिस टीम। मैं हमेशा ये मानता हूं कि जैक लीच, इंग्लैंड हमेशा उनको रन सेविंग के लिए रखती है कि हाँ, एक इंच पे वो टाइट होल्ड करें। लेकिन जैसे ही वो सब कॉन्टिनेंट के पिचेस मिलते हैं, तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, और उनको विकेट हमेशा परचेज करते हैं। विकेट से उनको हमेशा कुछ ना कुछ मदद मिलती है, और वो विकेट निकालने में बहुत ही सक्षम है और बहुत कारगर है। मतलब उनका नाम उतना नहीं आता है, लेकिन मैं ये बोल दूं आपको कि ही इज अ जेन्युइन विकेट टेकर। मार्क माय वर्ड, इफ ही प्लेज लाइक मोर क्रिकेट, देन ही कैन बी लाइक नेथन लायन, जो 300 350 विकेट तक जा सकते हैं, या 400 विकेट तक भी, हु नोस। अगर वो उनको सब कॉन्टिनेंट्स पे ज्यादा मैचेस मिले, तो वो 400 विकेट तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैक लीच ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इंग्लैंड ने जो चेंजेस किए थे आज की अपनी टीम में, उन्होंने बेन फोक्स को खिलाया था विल जैक्स की जगह पर, और आपके जेम्स एंडरसन को उन्होंने रेस्ट दिया। उनके जगह पर रेहान अहमद को डेब्यू कराया गया, यंग 18 ईयर्स। बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं मुझे, जो उनकी स्पेशली गूगली होती है। जैसे जैसे वो अपने मैचेस और खेलेंगे, और इनके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, तो ही कैन बी ए पोटेंट अटैक टू, एंड ही कैन बी लीथल वंस ही विल बी सेटल्ड, और वंस ही विल गेन कॉन्फिडेंस। तो ये पूरा का पूरा जो इंग्लैंड टीम है, अब उस तरीके से आ रहा है जिस तरीके से पहले ऑस्ट्रेलिया में टीमें आती थी, कि पूरी रेडीमेड प्रोडक्ट बन करके आती थी। उसी तरीके से इंग्लैंड में अब रेडीमेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। कोई भी सेमी कुक या हाफ कुक नहीं है, पूरे पके हुए, पूरे एकदम प्योर सोना लेकर आ रहे हैं। इनके पास अभी 2-3 तो पेसर ये लोगों ने खिलाए नहीं, क्योंकि पिच अनुकूल नहीं, तो पेसर पे वो जा नहीं सकते। ब्रॉड हो गए इंग्लैंड के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जो एक पेसर थे टॉप में, नाम उनका भूल रहा हूँ, वो थे इस पिच पे। वो ही इज द फाइंड ऑफ द समर। हो सकता है वो इंजर्ड हो, या हो सकता है उनको अभी रिकवरी की जरूरत हो, इसलिए वो टीम में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन ग्रेग ओवर्टन है, बहुत सारे ऐसे बैट्समैन, कीटन जेनिंग्स से उनको मौका नहीं मिल रहा है, जबकि ही इज अ गुड प्लेयर। मार्क माय वर्ड, कीटन जेनिंग्स इज अ गुड प्लेयर। तो हो सकता है वो अगला आने वाले समय में टेस्ट के ओपनर हो कीटन जेनिंग्स।
और इंग्लैंड यहाँ से डे बाय डे मजबूत ही होता चला जाएगा। मार्क माय वर्ड, नेक्स्ट बार का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा उसमें सेमीफाइनल पर अगर इंग्लैंड नहीं आती है तो मुझे बहुत हैरानकुन होगी, बहुत ताज्जुब होगा कि इंग्लैंड जैसी टीम फाइनल पे नहीं पहुंच पा रही है। ये वाला तो उनका चांस पूरा चला गया है, लेकिन अगला वाला जो आएगा, जो कि 2025 में होना है, वो उस पे इंग्लैंड अगर नहीं आता है तो मेरे लिए ये डिसअपॉइंटिंग होगा, मेरे लिए ये सरप्राइजिंग होगा। उसके बाद हम थर्ड टेस्ट की बात करेंगे, जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा है गाबा में। पिच बहुत ही ग्रीन है, लाइवली विकेट दी गई है, और साउथ अफ्रीका ने जब फर्स्ट बैटिंग किया यहाँ पर तो 152 रन पर वो ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका का मैंने कल ही बताया था कि बैटिंग में वो उतने नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बॉलिंग अटैक साउथ अफ्रीका का तगड़ा है। और उन्होंने एक मौके पर ऑस्ट्रेलिया को चेक इन भी कर लिया था कि 30 रन के आसपास ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरा दिए थे, जो उनके प्राइम रन मशीन कहलाते थे। चाहे वो आपके उस्मान ख्वाजा हो, चाहे उनके वो डेविड वार्नर हो या मार्नस लाबुसैन हो, तीनों को विकेट उन्होंने निकाल करके उड़वा दिया। और तीनों विकेट यहाँ पे स्पेशली ये थे कि जिस बॉलर ने लिए उनका वो पहला ओवर था। चाहे वो आपके रबाडा हो जिन्होंने डेविड वार्नर का विकेट लिया, चाहे वो मार्को जेंसन हो जिन्होंने आपके मार्नस लाबुसैन का विकेट लिया, या फिर ऑनरे नोकिया हो जिन्होंने आपके उस्मान ख्वाजा का विकेट लिया। बहुत ही जब मतलब एक समय पे ऐसा आया कि जब ऑस्ट्रेलिया लगा कि रिकवर कर चुकी है और डे वो खत्म करना चाहेगी लीड के साथ, 7 8 10 रनों की लीड पे जाएंगे, लेकिन उसी समय 2 क्विक विकेट्स गिरते हैं आपके स्टीव स्मिथ का, और जो नाइट वॉचमैन भेजा गया था स्कॉट बॉलैंड का, उनका भी। तो 5 विकेट जब यहाँ पे गिर जाते हैं तो डे ऑलमोस्ट इवन स्टीवन से, अगर यहाँ पर 60 70 रन की लीड अगर ऑस्ट्रेलिया लेती है तो साउथ अफ्रीका गेम में रहेगा। अगर 100 150 रन की लीड चली गई, साउथ अफ्रीका इस मैच से बाहर हो जाएगा। मैंने साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 1 या 2 बैट्समैन को ब्रिलियंस दिखानी होगी, चाहे वो बबूमा दिखाएं, चाहे वो एल्गर दिखाएं, चाहे वो आपके रसी वेंडर डूसन दिखाएं, लेकिन उनके तीनों के अलावा मुझे बैटिंग में कोई दम नहीं नजर आता है कि कोई वहां पर इनिशिएट ले सके। काइल वीरेने ने आज अच्छी इनिंग खेली 50 60 रनों की, उनके ही बल्ले से मोस्टली रन आए, लेकिन काइल वीराने पे आप बैंकिंग नहीं कर सकते कि सेकंड इनिंग में भी वो अच्छा परफॉर्म करके दे दे। जो उनके सेकंड इनिंग के जो बेस्ट प्लेयर हैं वो आपके बबूमा हैं और आपके डीन ऑल्गर हैं, जो कि सेकंड इनिंग स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं। ये दो अगर कल चल गए, अगर ऑस्ट्रेलिया जल्दी इनिंग उनकी समाप्त हो जाती है और साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आती है, तो अगर ये दोनों कल चल जाते हैं तो फिर बहुत ही आपके सुनहरे चांस हो जाएंगे साउथ अफ्रीका को डोमिनेट करने के लिए। और अगर साउथ अफ्रीका एक बार डोमिनेटिंग पोजीशन पे आ जाती है तो उनके पास बॉलर हैं जो 200 250 रन सेव कर सकते हैं। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडिया बांग्लादेश का हो, चाहे वो इंग्लैंड पाकिस्तान का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का हो। तो ये हम तीनों को देखना होगा कल कि कल कब ये तीनों मैच किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इंडिया का तो मैच कल समाप्त हो जाएगा क्योंकि 5th डे है, या तो इंग्लैंड जीते, या तो बांग्लादेश जीतेगी, या तो इंडिया जीतेगा, लेकिन चांसेस आर वेरी ब्लीक फॉर बांग्लादेश टू विन, चांसेस आर वेरी हाई फॉर इंडिया टू विन। अगर होता है कुछ उलट फेर तो वो मिरेकल ही होगा। अब बात करते हैं आईसीसी की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई 2023 का जो होस्टिंग राइट्स है वो खो सकता है, क्योंकि ड्यू टू सम टैक्स इश्यूज चल रहे हैं गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई के बीच में। क्योंकि एक जो मैच होता है जहां जैसे होस्टिंग राइट जिस कंट्री को मिलता है, तो वहां पर वो जो कंट्री होती है वो आईसीसी को या फिर जो भी बॉडी होती है गवर्निंग बॉडी, उनको वो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि हम कोई टैक्स बेनिफिट नहीं देंगे आपको, यू हैव टू पे ऑल द टैक्सेस, यू आर लायबल टू टैक्सेस। टैक्सेस लाइक जैसे कोई कंट्री वाले ट्रैवल कर रहे हैं या जब प्लेयर्स ट्रैवल कर रही है, तो उनके ऊपर जो कॉस्ट होगा उसके ऊपर टैक्स पे रिबेट मिलेगा। जो वो होटल स्टे कर रहे हैं, जो वो खाना खा रहे हैं, या जो भी उनका जो खर्चा आ रहा है या आईसीसी की तरफ से, वो टैक्स फ्री होना चाहिए। ये हर बार का रूल होता है, लेकिन इस बार की जो गवर्नमेंट है वो अड़ी हुई है कि नहीं हमें टैक्स चाहिए। तो अगर टैक्स बीसीसीआई को पे करना पड़ा तो वो ऑलमोस्ट 800 से 900 करोड़ के आसपास का टैक्स पे करना पड़ जाएगा गवर्नमेंट। आइदर बीसीसीआई हैज टू पे टू इंडियन गवर्नमेंट और दे हैव टू पे टू आईसीसी, जो लेटर ऑन आईसीसी इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगी। तो बीसीसीआई यहाँ पर थोड़ा सा रिलेक्टेंट है। ऑल्दो बीसीसीआई में जैसा है और बीजेपी की भी गवर्नमेंट है, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा मुझे जो लग रहा है। लेकिन अगर रास्ता नहीं निकलता है, और रास्ता निकलता भी है, तो टैक्स फिर इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ जाएगा बीसीसीआई को, जो कि बीसीसीआई नहीं चाहेगी कि उनके जेब से ये पैसा जाए। तो अगर राइट्स आपको लेने हैं, हो सकता है कि ये मैचेस
दुबई में शिफ्ट हो जाए या फिर किसी और थर्ड कंट्री में शिफ्ट हो, या फिर आपके श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया तीनों मिलाकर के इसको होस्ट करें। कुछ भी हो सकता है, अभी सिनारियो भी तो जस्ट यंग है, लेकिन ये है कि दरारें दिख रही हैं और इस दरारे को अगर टाइम पर नहीं भरा गया तो फिर आईसीसी हो सकता है राइट्स छीन ले और ये जो वर्ल्ड कप है ये किसी और कंट्री में मूव ऑन हो जाए। आइदर इट कैन बी साउथ अफ्रीका और इट कैन बी इंग्लैंड में तो नहीं हुआ कि लास्ट टाइम इंग्लैंड में ही हुआ था, तो हो सकता है ये साउथ अफ्रीका पे जाए या फिर आपके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं जाएगा क्योंकि 2015 का ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये तो इंग्लैंड में जाएगा, सॉरी साउथ अफ्रीका में जाए या फिर वेस्ट इंडीज में जाए। तो ये पूरा देखना होगा। कल इसके बारे में हमको और जो भी रिपोर्ट्स जानकारी मिलेगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही एक और न्यूज आ रही है कि आपके जो पाकिस्तान के जो पीसीबी हेड है मिस्टर रमीज राजा, मिस्टर जिसको मैं प्यार से राजा बाबू भी बुलाता हूँ, तो राजा बाबू का पत्ता ऐसा लग रहा है कि कट चुका है और उनको अब सैक किया जाएगा ऑन द वर्ज ऑफ इंग्लैंड डिफीटिंग पाकिस्तान इन होम और डोमेस्टिक टूर्नामेंट। ये एक वजह बन सकती है और हो सकता है तो नजम सेठी वापस आएंगे। नजम सेठी अगर वापस आते हैं तो हो सकता है कि बाबर आजम की कैप्टनसी भी चली जाए और वो एक बार फिर से सरफराज की तरफ या फिर कोई नया कैप्टन की तरफ वो देखेंगे, क्योंकि रमीज राजा ने आपके बाबर आजम को पूरा खुला हाथ दे रखा है कि आपको जो करना है, जैसा करना है आप करें। आई हैव गिवन यू फुल राइट्स, बिकॉज रमीज राजा जिस एरा में क्रिकेट खेले हैं ना, उस एरा में ये होता है कि जो कैप्टन होता थे जैसे इमरान खान थे, उनको ही पूरा का पूरा आप हर चीज सौंप देते थे और उनके ही ऊपर आप पूरा डिपेंडेंट हो जाते थे कि वो जो डिसीजन लेंगे, वो जो करेंगे, उसी को पालन करना पड़ेगा। लेकिन अब क्रिकेट की डायनामिक्स जो है बदल चुकी है। अब बोर्ड डिसीजन लेते हैं, खिलाड़ियों का काम होता है सिर्फ खेलना और किसको खिलाना है या फिर किसको चयन करना है, यहां तक बस उनका रोल होता है। लेकिन बाबर आजम को उन्होंने बहुत कुछ दे दिया था कि बॉस जिसको आपको नहीं खिलाना है आप उसको नहीं लेना है, इसको बिठाना है बिठा दीजिए, जिसको ड्रॉप करना है ड्रॉप कर दीजिए। तो पूरा का पूरा एक तरह से एकाधिकार दे रखा था बाबर आजम को। तो हो सकता है अब रदम सेट्टी अगर बनते हैं तो वो बाबर आजम की कैप्टनसी भी उनकी जाएगी, क्योंकि बाबर आजम ने अभी तक पाकिस्तान जब से रमीज राजा आपके पीसीबी हेड बने हैं, पाकिस्तान ने एक भी टेस्ट पाकिस्तान में या नहीं जीता है। इंग्लैंड सॉरी ऑस्ट्रेलिया आई थी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए, एक मैच ऑस्ट्रेलिया जीता और वो सीरीज जीत करके निकल गए। वहीं फिर इंग्लैंड आई तो इंग्लैंड ने 2 मैचेस खेले, दोनों मैचेस जीते हैं वो। तीसरा मैच पे वो अब ऑलमोस्ट मतलब 55-60% इंग्लैंड इस पे थर्ड टेस्ट मैच में हावी है, लेकिन पाकिस्तान कहीं पे भी डोमिनेट करते हुए नजर नहीं आया। सिर्फ वो वर्ड यूज करते रहते हैं, वी हैव डोमिनेटिंग, वी हैव डोमिनेटेड, वी हैव डोमिनेटेड, वी हैव डोमिनेटेड, मोमेंटम इज विथ अस, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी इज 0। तो यहाँ पर नया बोर्ड आएंगे तो हो सकता है जो उनके डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वो उसकी बहाली शुरू होगी, क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद कर दिया गया है। बहुत सारे चेंजेस हैं जो आने होंगे या आएंगे, तो इसके ऊपर भी हमारी नजर बनी हुई होगी। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल हम एक नए एपिसोड पर, सारी बातें करेंगे, सारी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।